हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू वी लर्निंग। दिस इज प्रिया बर्नवाल और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, करंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। वी विल लर्न ऑल अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड यस्टरडे। जी हाँ, 29 जुलाई को इंट्रोड्यूस हुआ है हमारा ये पॉलिसी। आफ्टर 34 ईयर्स ये एजुकेशन में चेंजेस लाए गए हैं, बहुत अच्छे चेंजेस हैं। हम सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे नेट जेआरएफ प्लस सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम पहले हाइलाइट्स देखेंगे इसके, उसके बाद हम इस पे और डिटेल एनालिसिस करेंगे। ओके, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ पहले सब्सक्राइब करो, ऑल पे भी क्लिक कर लेना सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियो लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो देखते हैं कौन किसने इंट्रोड्यूस किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्रकाश जावड़ेकर एंड रमेश पोखरियाल निशांक जी ने इंट्रोड्यूस करा है। ओके, और कब आया? तो ये आया है आपका 29 जुलाई 2020 को आया। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। और सबसे बड़ी चेंज क्या आई है? तो सबसे बड़ी चेंज ये है कि ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट MHRD जो हम बोलते हैं, तो MHRD को ही रीनेम कर दिया गया, उसी का नेम चेंज कर दिया गया। अब उसको बोलते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से अब जाना जाएगा, अब MHRD करके कुछ नहीं रहा। ओके, नाउ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल। प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल पे जो एजुकेशन है उसको यूनिवर्सल लेवल पे कर दिया गया है। मतलब सारे लेवल पे एजुकेशन प्रॉपरली चलेगा, अच्छे से एजुकेशन होना है। और हमें टारगेट दिया गया है 2030 तक हमें 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बनाना है स्कूल में, स्कूल एजुकेशन पे। ओके, नाउ न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है आपका ये न्यू 5+3+4, वेरी इंपॉर्टेंट 5+3+4 की स्कीम लाई गई है। हमारा जो पहले 10+2 होता था ना, पहले 10+2 होता था स्कूलिंग, तो अब उस स्कूलिंग की जो क्राइटेरिया है उसको चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया है, जिसमें 12 ईयर्स की स्कूलिंग होगी और 3 ईयर्स की आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूलिंग बोल सकते हो आप उसको। ओके, 15 ईयर्स हो रहे हैं ना, 5+3 8+3 11+4 15, तो 15 में से 12 ईयर्स की स्कूलिंग और जो 3 साल होगी स्टार्टिंग का जो होगा बच्चे का 3 साल, वो आपका आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग में होगा। टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज बोला गया कि टीचिंग आपका ग्रेड 5 तक, क्लास 5 तक के बच्चों के लिए मदर टंग जो है वो कंपलसरी है। ओके, लाइक आप बंगाल से बिलोंग करते हो या फिर आप जिस भी प्लेस से बिलोंग करते हो, जिस स्टेट के हो, वहाँ पे 5 क्लास तक आपका मदर टंग कंपलसरी है। ओके, एटलीस्ट 5 क्लास तक ना। अब नेक्स्ट क्या है, हाईलाइटेड पॉइंट्स कर रहे हैं हम पहले, उसके बाद हम डिटेल देखेंगे सारी चीज़ों की। Now, gross enrollment ratio in higher education to be raised to 50% by 2035। टारगेट दिया गया है, टारगेट है हमारा 2035 तक हमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50% तक अचीव कर लेना है। ओके, अप्रॉक्स 26 रहा है हमारा, बट अब हमने टारगेट करा है कि 2035 तक, मीन्स अभी से 15 साल। ओके, तो 2035 तक हमें 50% अचीव कर लेना है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, किसमें? हायर एजुकेशन में। और 3.5 करोड़ की सीट्स ऐड की गई है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम सबके पास अभी। हायर एजुकेशन में 3.5 करोड़ की सीट ऐड की गई है। ओके, मीन्स आपके पास बहुत काफ़ी एप्लीकेशंस होंगे, काफ़ी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है एडमिशन के लिए। और मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट टू बी अलाउड विद अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट भी अलाउ कर दिया गया। अब इसका मतलब क्या है? मीन्स जब हम पहले ग्रेजुएशन करते थे, मीन्स अब तक जो हम ग्रेजुएशन करते आ रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में क्या होता है, अगर किसी ने 2 साल ग्रेजुएशन करके ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, लाइक कुछ घर की प्रॉब्लम हो गई या जॉब करने चले गए, ड्रॉप कर दिया, तो वो फिर से जब अगर स्टार्ट करना चाहे तो उनको शुरू से शुरुआत करनी पड़ती थी, राइट?
बट अब इस चीज को फेज आउट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब बोला गया नहीं, अगर आपने 2 साल तक कर लिया तो अब आपको मिलेंगे उसके क्रेडिट्स, और वो क्रेडिट्स जब आप दिखाते हो दूसरे कॉलेज में तो फिर आपकी एडमिशन होगी 3rd ईयर में, ग्रेजुएशन 3rd ईयर में। तो ये चीज़ लाई गई है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट को इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स टू बी इस्टेब्लिश्ड। अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स को इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है। ये क्या होता है, तो मैंने बोला आपको, आप अगर 2 इयर्स पढ़ लेते हो तो आपको क्रेडिट मिलता है, राइट। तो जो क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे, वो पॉइंट्स जो होंगे वो आपके इकट्ठे होते जाएंगे, एक डीजी लॉकर बनाया जाएगा आपका। ओके, वहाँ पे आपके ये सारे पॉइंट्स इकट्ठे होते जाएंगे, डिजिटली इकट्ठे होंगे, ये बोला जा रहा है। नाउ एफिलिएशन सिस्टम टू बी फेज्ड आउट इन 15 ईयर्स। 15 ईयर्स, 15 साल के अंदर अंदर एफिलिएशन सिस्टम को खत्म करने की बात कही गई है। एफिलिएशन होता है ना, कॉलेजेस एफिलिएटेड करवाते हैं यूनिवर्सिटीज से, तो ये एफिलिएशन को खत्म करने की बात कही गई है। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है। एक एपेक्स बॉडी होगा आपका रिसर्च के लिए, जो ऑल ओवर इंडिया को के जितने रिसर्चेस हैं, जितनी भी अदर बॉडीज हैं रिसर्चेस के लिए, तो उनको रेगुलेट करेगा। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है। टू फोस्टर अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर, अच्छी रिसर्च कल्चर को बढ़ावा देने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। चलो, अब हमने हाइलाइट्स देख लिए, अब हम एक एक करके डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सारे सबके बारे में जानेंगे क्या चीज़ें हुई हैं। नाउ हायर एजुकेशन में देखते हैं क्या चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज क्या आया है हायर एजुकेशन में, तो आपने सुना होगा क्या हुआ है, एमफिल जो होता है हमारा मास्टर्स के बाद और आपका पीएचडी से पहले, पीएचडी में एडमिशन नहीं होता तो लोग एमफिल में भी ले लेते हैं, तो ये एमफिल को हटा दिया गया है। ओके, एमफिल हटा दिया गया है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट मास्टर्स के बाद, पीजी करने के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। ओके, लेते हैं, पहले भी लेते हैं, बट अब एमफिल नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट मास्टर्स के बाद लोगे एडमिशन पीएचडी के लिए। एमफिल का कोई कंसेप्ट नहीं रह गया है। और क्या बोला गया है, अब पॉइंट वाइज देख लेते हैं। इंक्रीज करना है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो टू 50% बाय 2035। हमने पहले भी देखा 2035 तक हमें 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना है। जो पहले कितना था, पहले आपका 2018 के डेटा से देखो तो आपका 26.3 था, राइट। अब तक 26.3 ही था, बट अब बोला गया है नहीं, अब हम 50% लेकर आएंगे इन 15 साल में, 2020 से 35 तक के बीच 15 साल में ये हम करेंगे। ओके, और इंक्लूड करेंगे इसमें वोकेशनल एजुकेशन को भी, वोकेशनल एजुकेशन भी इसमें काउंट आएगा। अब वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है, जो स्किल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है उनको बोलते हैं वोकेशनल एजुकेशन, तो उसको भी इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई है इसी के अंदर। ओके, और 3.5 करोड़ न्यू सीट्स अवेलेबल हैं, ये मैंने आपको हाईलाइट्स में ही बता दिया है। और क्या आया है, तो ये देखो आपका फ्लेक्सिबल करिकुलम, क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स का बेटर कॉम्बिनेशन। ओके, क्रिएटिव मतलब आप जो सब्जेक्ट जब चाहते हो, अगर अवेलेबल है आपके कॉलेज में, उस तरह से आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ऑप्ट कर सकते हो सब्जेक्ट को। इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स विद अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेशन मिलेगा अप्रोप्रिएट, और मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट आप कर सकते हो। वो भी मैंने आपको हाइलाइट्स में बताया क्या होता है। तो इसमें क्या बोला गया कि यूजी एजुकेशन जो आपका ग्रेजुएशन होगा वो अब तक हमारा 3 इयर्स का हो रहा था, लाइक बीटेक वालों का होता है, उनका 4 इयर्स जाता है। तो यूजी एजुकेशन अब आपका 3 या 4 इयर्स का होगा विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन होगा, आप जब चाहो आप एग्जिट कर सकते हो, और आप जब एडमिशन लोगे तो वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, लाइक और आपको क्या बोला गया है, सर्टिफिकेट, अगर आप 1 ईयर का यूजी कंप्लीट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। आपने 2 इयर्स कंप्लीट कर लिया यूजी के तो आपको एडवांस्ड डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और आपने 3 इयर्स का करा तो आपको बैचलर की डिग्री मिलेगी, और अगर आपने 4 इयर्स का कर लिया तो आपको बैचलर विद रिसर्च की डिग्री मिल जाती है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट इनिशिएटिव।
तो आप ये देखो, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, आप माइंड में सेटअप करके रख लो, आप भी कर सकते हो ये चीज़ें। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी आप मास्टर्स नहीं करे, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखो। देखो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोलता है आपको एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। मैंने बोला बैंक ऑफ क्रेडिट रखा गया है। ये जो क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है या एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है 1 साल 2 साल 3 साल यूजी का कंप्लीट होने पे, तो जो आपको मिलेगा क्रेडिट्स, वो क्रेडिट आपको डिजिटली स्टोर करना है एकेडमिक क्रेडिट्स को। ओके, वो डिजिटली स्टोर होगा आपका। नाउ मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, मेरूज, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। मेरू की फुल फॉर्म क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। इसमें क्या बोला गया, आईआईटी आईआईएम्स को सेटअप किया जाएगा एज मॉडल ऑफ बेस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इन द कंट्री। बेस्ट इंस्टीट्यूट्स के नाम पे, बेस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के नाम पे इनको, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के नाम पे इनको कंट्री में सेटअप किया जाएगा। ओके, ग्लोबली ये वर्क करेंगे ये इंस्टीट्यूट्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या इनिशिएटिव है। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इंट्रोड्यूस किया गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, सो दैट प्रॉपर आपकी स्ट्रॉन्ग रिसर्च हो सके और बिल्ड की जा सके, रिसर्च कैपेसिटी जो है हायर एजुकेशन पे उसको और बिल्डअप किया जा सके। लाइक आप जो पीएचडी करते हो, ये सारी चीज़ें, ओके, तो उनको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक एपेक्स बॉडी लाई गई है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका रेगुलेशन। तो रेगुलेशन मीन्स एक एपेक्स, एक ही बॉडी कर दी गई है, सारी बॉडी फेज आउट कर दी गई है। हायर एजुकेशन के लिए एक बॉडी लाई गई आपकी, कौन सी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सेटअप किया गया। और इसके अंदर 4 बॉडीज आती हैं, इसके अंदर 4 वर्टिकल्स हैं, 4 बॉडीज हैं। कौन कौन सी है, एक है आपका नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ओके, इट विल बी सेटअप एज अ सिंगल ओवर आर्किंग बॉडी विद 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स। ओके, ये 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स है। कौन कौन से, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल रेगुलेशन के लिए लाया गया, और स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए क्या है आपका, जनरल एजुकेशन काउंसिल, एंड आपका फंडिंग के लिए है हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, और आपका एक्रीडिटेशन के लिए लाया गया है नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल। देखो ये भी चेंज हुआ है, आपका नैक पहले क्या था, पहले आपका NAAC नेशनल एकेडमिक एक्रीडिटेशन काउंसिल था, राइट, और अभी नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल हो गया है। तो ये चेंजेस आई हैं, रेगुलेटरी बॉडीज ये होंगी अब से। नाउ नेक्स्ट देखते हैं और क्या चेंजेस आए हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो और क्या चेंजेस आए हैं, तो एफिलिएशन, मैंने बोला आपको पहले भी, एफिलिएशन को फेज आउट करने की बात कही गई है। बोला गया है 15 साल के अंदर अंदर, मतलब 2035 तक हम फेज आउट कर देंगे एफिलिएशन का ये क्राइटेरिया। ओके, और क्या किया जाएगा उसके जगह पे, बोला गया है एवरी कॉलेज वुड डेवलप इनटू इधर एन ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज। सारे कॉलेजेस या तो वो आपके ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस हो जाएंगे, या तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी, ये 2 में डिवाइड कर दिए जाएंगे, लेकिन आपका एफिलिएशन को खत्म कर दिया जाएगा। नाउ अब टीचर एजुकेशन पे देखते हैं। टीचर एजुकेशन पे क्या है, तो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लाया गया है फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, ये इंट्रोड्यूस किया गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो ये एनसीटीई के द्वारा बनाया जाएगा, एनसीईआरटी के कंसल्टेशन में। कब तक होने की बात कही गई है कि 2030 तक इसको सेटअप कर देना है, हमें लागू कर देना है इस चीज़ को। एंड by 2030 the minimum degree qualification for teaching will be a 4-year integrated B.Ed college। B.Ed डिग्री क्या बोला गया है, देखो अभी B.Ed डिग्री का क्या हुआ है, आप जब ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन हमारा 3 इयर्स का होता है, प्लस आप 1 ईयर की B.Ed डिग्री लाई गई है। ओके, अगर आपने कर रखा है तो आप साथ में 4 इयर्स आपको लगेंगे ग्रेजुएशन पे, तो ये 4 इयर्स में आपका B.Ed डिग्री भी हो जाएगा। और एक चेंज आई है, क्या है, जिन लोगों ने PG कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उनको भी अब 1 ईयर में ही, पहले
कर सकते हैं। मतलब पहले क्या था, पहले था आपने पीजी कर लिया, उसके बाद भी आपको 2 इयर्स और देने होंगे अगर आप बीएड करना चाहते हो तो। लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया, अब बोला गया नहीं नहीं चलो मज़े में रहो, अब 1 ईयर की होगी बीएड। ओके। और यहाँ बोला गया है मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन, बीएड टीचिंग की मिनिमम, स्कूल टीचिंग जो होती है उसके लिए मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो बीएड तो थी ही, तो बीएड रहेगी, लेकिन 2030 तक 4 ईयर इंटीग्रेटेड करके जो लोग जाएंगे उनके लिए ही एलिजिबल, वही सिर्फ एलिजिबल होंगे टीचिंग के लिए। ओके। तो 2030 तक, आज से 10 साल के बाद, तो 2030 से ये लागू हो जाएगा कि आप इंटीग्रेटेड 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री कंपलसरी हो जाएगी, वो करके जाओगे आप तभी आपको वहाँ पे एंट्री मिलेगा। नाउ अब देखते हैं और क्या चेंजेस हुई हैं। तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिजिटल एजुकेशन, इन ये सब था पहले से ही, बस हुआ क्या इन सबको और थोड़ा बढ़ावा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन्हीं से हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा। जब दूर दूर तक लोगों तक जाएगी एजुकेशन, लोग ओपन डिस्टेंस लर्निंग भी कर पाएंगे, तो हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा और हमारी एजुकेशन, हमारे इंडिया की एजुकेशनल स्ट्रक्चर अच्छी होगी। ओके। नाउ अब टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, क्या टेक्नोलॉजी आई है, तो एक ऑटोनोमस बॉडी क्रिएट करने की बात कही गई है। क्या, कौन सी बॉडी, आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है। अब ये जो मैं बॉडी बता रही हूँ कौन सी ऑटोनोमस है कौन सी नहीं है, क्योंकि ये भी पूछते हैं हमारे एग्जाम में। तो ऑटोनोमस बॉडी है आपकी नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। ओके। ये एक ऑटोनोमस बॉडी इस्टेब्लिश की जाएगी जहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा लोगों को, सो दैट वो फ्री एक्सचेंज कर सके आइडियाज़ का। ओके। सो दैट सब तक टेक्नोलॉजी जा सके और इन्हेंस हो सके लर्निंग। ओके। इसलिए लाया गया है आपका, ये बोला गया है ये बॉडी आपकी लाई जाएगी, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम के नाम से ये बॉडी होगी। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। तो इंडियन लैंग्वेजेस को और बढ़ावा देने की बात कही गई है। लाइक हम पढ़ते हैं ना इंडियन लॉजिक्स, तो हमारा जो कल्चर है उसको और वैल्यू दिया जा रहा है। अब क्या बोला जा रहा है, इंडियन जो लैंग्वेजेस है उनको और बढ़ावा दिया जाएगा। एंड एनईपी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी रिकमेंड सेटिंग एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये IITI, इसको इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है, इसको रिकमेंड किया गया है। और आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्सियन एंड प्रकृत। ओके। तो इन इंस्टीट्यूट्स को भी इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है। क्यों? सो दैट हमारे यहाँ की जो लैंग्वेज है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, हमारे कल्चर को बच्चे अच्छे से समझ सकें। और स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है संस्कृत को। संस्कृत आपको पता है हमारे सारे लैंग्वेज की ओरिजिन संस्कृत है, राइट। तो संस्कृत को और स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है, सारे लेवल पे आपका संस्कृत अब अप्लाई होगा। ओके। ऑल लैंग्वेज डिपार्टमेंट्स में। and use a mother tongue local language as a medium of instruction in more higher education institutions program। तो मदर टंग को भी बहुत ज़्यादा सराहा गया है इस एजुकेशन पॉलिसी में। नाउ और क्या चेंजेस आई हैं, तो अब और आई है आपकी इंटरनेशनलाइजेशन की बात कही गई है। इंटरनेशनलाइजेशन मीन्स अब टॉप वर्ल्ड रैंक के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वर्ल्ड रैंक के यूनिवर्सिटीज़, उनको अलाउ किया जाएगा कि हाँ भाई आओ हमारे इंडिया में सेटअप करो कैंपस अपना। सो सच अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। क्यों? क्योंकि हमें अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, राइट। अब हमें फॉरेन नहीं जाना पढ़ने के लिए। अब बहुत सारी उन लोगों को बोला गया है, बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आकर के हमारे यहाँ पे सेटअप करेंगी कैंपस। ओके। नाउ अडल्ट एजुकेशन के लिए बोला गया है टू अचीव 100% यूथ एंड अडल्ट लिटरेसी। 100% अचीवमेंट लेनी है हमें अडल्ट एजुकेशन में। देखते हैं खैर ये कब तक होता है। नाउ नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए क्या बोला गया, किस तरह से फाइनेंस किया जाए एजुकेशन को। तो जो हमारे कोठारी का मिशन में बोली गई थी ना वो 6% वाला क्राइटेरिया, वैसे ही उसी को अभी भी बोला गया है कि एजुकेशन सेक्टर में जीडीपी का 6% लगाओ, इन्वेस्ट करो। हालांकि अभी आप देखो तो अभी हमारा अप्रॉक्स 4 पॉइंट समथिंग, मतलब 4 के अप्रॉक्स हो रहा है हमारा इन्वेस्टमेंट, बट अब बोला गया है
कि नहीं, हमें जीडीपी का 6% इन्वेस्ट करना चाहिए एजुकेशन के लिए, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, नींव है वो तो ग्रोथ की, राइट। तो 6% ऑफ जीडीपी इंट्रोड्यूस करने को बोला गया है ना। अब हमारा हो गया हायर एजुकेशन कंप्लीट। अब हम देखेंगे स्कूल एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन में कौन सी बात कही गई है, कौन से चेंजेस आए हैं। तो एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, यहाँ बोला गया है कि सभी बच्चों को एक्सेस देना है, सभी बच्चों को एक्सेस देना है स्कूल एजुकेशन का। और किस तरह से, तो बोला गया है इट एम्फेसाइजेस ऑन एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू स्कूल एजुकेशन एट ऑल लेवल, सारे लेवल पे चलाना है आपको, सारे लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड करना है। एंड ओपन लर्निंग प्रोवाइड की जाए क्लास 3, 5 एंड 8 थ्रू NIOS के थ्रू बच्चों को ओपन लर्निंग प्रोवाइड की जाए, डिस्टेंस लर्निंग भी बच्चे कर पाएँ, राइट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्सेस नहीं ले पाते हैं प्रॉपर एजुकेशन का, तो अब प्राइमरी सेक्शन में भी ये चीज़ें ला दी गई हैं, NIOS के थ्रू आप ओपन डिस्टेंसिंग लर्निंग कर सकते हो, ओके। एंड स्टेट ओपन स्कूल्स सेकेंडरी एजुकेशनल प्रोग्राम्स इक्विवेलेंट टू ग्रेड 10 एंड 12, इसके लिए भी काम किया गया है। एंड वोकेशनल कोर्सेज लाने की बात कही गई है फॉर स्किल डेवलपमेंट। देखोगे आप बहुत अच्छी चेंजेस आई हैं वोकेशनल डेवलपमेंट के लिए, मैं आगे बताऊंगी। अडल्ट लिटरेसी एंड लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम्स को भी एंकरेज किया गया है ना। नेक्स्ट क्या है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विद न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला गया है इसमें, ECCE, ओके, क्या है फुल ये, तो ECCE में क्या बोला गया, इसमें बोला गया है 10+2 का जो स्ट्रक्चर था स्कूल करिकुलर का, तो उसको चेंज कर दिया जाए, उसको रिप्लेस कर देना है और लाना है क्या 5+3+3+4। और ये किस तरह से अप्लाई होगा, तो ये अप्लाई होगा जो बच्चे 3 से 8 साल के उम्र तक के हैं उनको लाया जाएगा ये 5 में, 3 से 8 5 साल बने आपके, 8 से 11 तक के बच्चों को फिर 3 में, फिर 11 से 14 साल के बच्चों को 3 में, और 14 से 18 साल के बच्चों को 4 की क्राइटेरिया में लाया जाएगा। तो इस तरह से आपका 5+3+3+4 का कंसेप्ट आया, ओके। एंड दिस विल ब्रिंग द एक सेकेंड, दिस विल ब्रिंग द hitherto अनकवर्ड एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 years। बोला गया ये 3 से 6 साल तक के एज जब होते हैं बच्चे के, तो वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है उनके लर्निंग का, बहुत क्रूशियल स्टेज होता है उनकी लर्निंग का, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उसके लिए बोला गया है कि वो ज़्यादा अच्छे से होनी चाहिए, ओके। एंड द न्यू सिस्टम विल हैव 12 years ऑफ स्कूलिंग विथ 3 years ऑफ आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग। 12 साल की आपकी स्कूलिंग होगी और 3 साल की आपकी, पहले की 3 साल जो होंगे बच्चे की, वो 3 साल की आपकी आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग होगी। ये जो 3 से 6 साल मैंने बोला, तो वो आपका आंगनवाड़ी में होगा या प्री स्कूलिंग में होगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चेंजेस आई हैं, एक सेकेंड। हाँ देखो, अभी आपका NCERT विल डेवलप अ नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, NCPFECCE। ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, आई नो काफ़ी बड़ी है, बट 1-2 बार करके लिखोगे हो जाएगा, तो ये याद रखना है आपको। तो ये लाया गया NCERT ने, ये डेवलप करेगा NCERT, ये बोला गया है किनके लिए, 8 साल तक के बच्चों के लिए, 8 साल तक के बच्चों के लिए ये करिकुलम, ये फ्रेमवर्क लाया जाएगा। एंड क्यों लाया जाएगा, इस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जिसमें आपका आंगनवाड़ी, प्री स्कूलिंग, ये सारी चीज़ें आएंगी, जहाँ पर टीचर, आंगनवाड़ी के वर्कर्स, ये सारे अपना योगदान देंगे, और ये जो हमने पॉलिसी लाने की बात कही है इसको और बढ़ावा देंगे, इसको और अच्छे से करेंगे, ओके। और क्या बोला गया, अटेनिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी को लेना है, गेन करना है, उसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला गया सेटअप करना है क्या, MHRD के द्वारा आपका नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को सेटअप करने की बात कही गई है। States will prepare an implementation plan for attaining universal foundational literacy। सब तक एजुकेशन पहुंचाई जा सके, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है
ये चीज़ें करने के लिए कि आप सबको एकजुट करके लाओ और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करो। ओके, और इसमें और क्या बोला गया है कि एंड न्यूमरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल फॉर ऑल लर्नर्स बाय ग्रेड 3 बाय 2025। सारे लर्नर्स को ग्रेड 3, 3 साल के 3 क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर लर्निंग प्रोवाइड करनी है। एकदम स्ट्रिक्टली बोला गया है 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए इसमें। 3 साल के बच्चे सारे इनरोल करने चाहिए। कब तक होना चाहिए? तो 2025 तक, मतलब 5 साल समय दिया गया है इसके लिए। और नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी इज टू बी फॉर्मुलेटेड, और एक नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी को भी फॉर्मुलेट किया गया है इसके अंदर। बोला गया है कि ये भी फॉर्मुलेट किया जाएगा इसके अंदर। ओके, नाउ और क्या चेंजेस आए हैं? तो देखो, रिफॉर्म क्या हुआ? रिफॉर्म इन स्कूल करिकुलम, स्कूल के करिकुलम एक्टिविटीज, करिकुलम जो है, करिकुला है जो स्कूल का, उसमें क्या चेंजेस आए गए हैं? तो बोला है वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट होगा 6th ग्रेड से। अ बिग इनिशिएटिव एंड बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये। इसमें बोला गया 6 साल से, मतलब 6th क्लास से के जो 6th क्लास या उसके बाद के जो बच्चे होंगे उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, वोकेशनल एजुकेशन मिलेगा फॉर देयर स्किल डेवलपमेंट। ओके, एंड उसमें आपका इंटर्नशिप भी एडेड होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें, राइट। इंटर्नशिप भी होगा आपका, और 6th ग्रेड के बाद से बच्चे वोकेशनल एजुकेशन भी ले सकेंगे। एंड अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुला फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE 2020 to 2021 विल बी डेवलप्ड बाय द NCERT। NCERT इन चीज़ों को भी डेवलप करेगा। किसको? नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, इसको डेवलप करेगा NCERT। नाउ अब क्या बोला गया? और बोला गया है आपका मल्टीलिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज। हमने पहले भी देखा, हमारे देश का जो कल्चर है, हमारा जो लैंग्वेज है, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा गया है इस पॉलिसी में। तो इसमें बोला गया है हमारा जो मदर टंग है, हमारा जो लोकल लैंग्वेज है या रीजनल लैंग्वेज है, वो मीडियम होगा एटलीस्ट ग्रेड 5 तक का, मतलब क्लास 5 तक बच्चा ये रीजनल, ये जो मदर टंग है, ये पढ़ेगा। बट प्रिफरेबली टिल ग्रेड 5 एंड बियॉन्ड। बस ग्रेड 5 के बाद, मतलब ग्रेड 8 तक, क्लास 8 तक में या उसके बाद तक में आपका ये कंपलसरी नहीं है। क्लास 5 तक कंपलसरी, बट उसके बाद आपके पास चॉइसेस हैं। आप चाहो तो पढ़ो अपने मदर टंग को, नहीं तो नहीं भी पढ़ सकते हो। मतलब आपका जो रीजनल लैंग्वेज है उसको भी आप पढ़ो या नहीं भी पढ़ सकते हो, तो ऑप्शन होंगी उसके बाद आपके पास। और संस्कृत ऑफर की गई है एट ऑल लेवल ऑफ स्कूल। जितनी क्लासेस हैं, मतलब जितने लेवल ऑफ स्कूल हैं, जितने लेवल है, हर लेवल पे आपको संस्कृत दिया गया है। आप संस्कृत पढ़ो, क्योंकि संस्कृत हमारे सारे लैंग्वेजेस का ओरिजिन है, तो ये हमें जानना भी ज़रूरी है। एंड नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज ऑन एनी स्टूडेंट। बहुत अच्छी बात है, बोली गई है कि कोई भी लैंग्वेज थोपा नहीं जाएगा बच्चों पे, ज़बरदस्ती उन पे नहीं दिया जाएगा कि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। लाइक आप देखोगे कुछ स्टेट हैं हमारे यहाँ पे, लाइक बंगाल में होती हैं ये चीज़ें कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा बंगाली आपको सब्जेक्ट लेना ही होगा एक बंगाली स्कूल्स में। तो ये ऐसी चीज़ों को इग्नोर करा गया है, मतलब ऐसी चीज़ों को बोला गया फेज आउट कर देंगे, नहीं रखना है, कंपलसरी नहीं होगा आपका। एंड स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन अ फन प्रोजेक्ट एक्टिविटी ऑन द लैंग्वेज ऑफ इंडिया एक प्रोजेक्ट है। और इसमें बोला गया, ये किसके अंदर आता है आपका? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टैगलाइन। क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये एक इनिशिएटिव है। इसके अंदर बोला गया है ये लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ये एक प्रोजेक्ट है, ये आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर आता है। ओके, और बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेस, सेवरल फॉरेन लैंग्वेजेस विल आल्सो बी ऑफर्ड एट द सेकेंडरी लेवल पे बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेस को भी इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई है। वैसे ये चीज़ें आपकी पहले से भी थी, फॉरेन लैंग्वेजेस होती थी। लाइक आप केंद्रीय विद्यालय केवी में देखोगे तो वहाँ फ्रेंच, जर्मन, ये सब्जेक्ट्स उनको दिए जाते हैं ऑप्शंस में। अगर आप हिंदी नहीं पढ़ना चाहते तो आप फ्रेंच सीख लो या जर्मन सीख लो, स्पैनिश सीख लो, तो ये ऑप्शन होता है। तो ये बोला गया है स्कूल्स में ये ऑप्शंस होंगे और अच्छे से ध्यान दिया जाएगा इन चीज़ों पे। नाउ अब देखते हैं अब असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है। तो असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है आपका?
आपका बोला गया है अ शिफ्ट फ्रॉम सबमिटिव असेसमेंट टू रेगुलर एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें ये जो पॉलिसी आई है आपकी एजुकेशन पॉलिसी, इसमें आपका ध्यान दिया गया है, बोला गया है कि सबमिटिव असेसमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मतलब करवाना तो है बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रेगुलर या फिर फॉरेन असेसमेंट, राइट। ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। All students will take school examinations in grade 3, 5 and 8। इसमें आपका एग्जामिनेशन होगा, कंडक्ट किया जाएगा, एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी, वही आपकी ये आपकी कंडक्ट करेगी। ओके, एंड बोर्ड एग्जाम्स जैसे आपके चलते थे क्लास 10 एंड 12 के वैसे ही चलेंगे, बट ये भी बोला गया है कि रीडिज़ाइन किया जाएगा विद हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, प्रॉपर डेवलपमेंट, डायनामिक लेवल पे डेवलपमेंट करने के लिए इसमें कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं। अभी वो खैर आपका कंटिन्यू मतलब आपका हो रहा है, देखो क्या चेंजेस आते हैं। तो और न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर पारक, हाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक नेशनल असेसमेंट सेंटर लाया गया है पारक, फुल फॉर्म क्या है इसकी, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इसको सेटअप करने की बात कही गई है, जो आपका स्टैंडर्ड सेट करेगा। ओके, एग्जाम्स के कैसे स्टैंडर्ड होंगे, क्लासेस के कैसे स्टैंडर्ड होंगे, तो ये स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी होगी आपकी कौन सी, पारक। पारख नहीं, आप इसको ऐसे ये बोल सकते हो परख, लाइक हम परखते हैं ना किसी चीज़ को, टेस्टिंग करते हैं, तो उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करना होता है। तो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए ही ये बॉडी इसके लिए लाया गया है परख। ओके ना, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन को लाना है। इक्विटेबल मीन्स ऐसा एजुकेशन लाया गया है, ऐसी इनिशिएटिव्स ली गई हैं सो दैट एजुकेशन हर एक के पास पहुंचाई जा सके। और इसके लिए बोला गया है सारे स्टेट और सारे डिस्ट्रिक्ट को इंकरेज किया गया है कि आप बाल भवंस बनाओ, जहाँ पे डे टाइम बोर्डिंग स्कूल का काम करेगी ये बाल भवंस, जहाँ बच्चे आर्ट रिलेटेड या करियर रिलेटेड या प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज़ करेंगे। ओके, और क्या बोला गया, फ्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड एज सामाजिक चेतना केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। क्या बोला गया है आपका, फ्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और उसका नाम क्या होगा, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको नाम दिया गया आपका सामाजिक चेतना केंद्र। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या चीज़ें आई हैं आपकी, अच्छा एक सेकेंड, हाँ और क्या है, तो आपका रोबस्ट टीचर रिक्रूटमेंट एंड करियर पाथ। तो स्कूल लेवल पे जो आपका रिक्रूटमेंट होगा टीचिंग का, तो वो किस तरह से होगा, क्या क्राइटेरिया है उसका, तो एक कॉमन आपका ये सेटअप किया जाएगा, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, ये सेटअप किया जाएगा एनसीटीई के द्वारा, किसके साथ मिलकर, एनसीईआरटी के साथ मिलकर। ये हमने पहले भी देखा है, रिवाइज हो जा रहा है हमारा, चलो ठीक है। तो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स ये सेटअप किया जाएगा एनसीटीई एंड एनसीईआरटी के साथ मिलकर, एससीईआरटी भी इन्वॉल्व होगी, टीचर्स एक्सपर्ट्स इन सब से डिस्कशन करके फिर ये 2020 तक आपको सेटअप कर लेना है। ये जो एनपीएसटी है ये आपको 2020 तक सेटअप कर लेना है, ये कहा गया इसमें। और स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन, इसको भी सेटअप कर, ये इसके लिए भी बोला गया है क्या स्टैंडर्ड सेटिंग होगी और स्कूल एजुकेशन पे कैसे एक्रेडिटेशन होगा, कैसे एक्रेडिट करेंगे हम। तो बोला गया है स्टेट्स विल सेट अप इंडिपेंडेंट स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, SSSA सेटअप की जाएंगी, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ये आपको याद रखना है, ये एक मैंने बोला था पहले भी, एक अथॉरिटी होगी जो 3, 5, 8 इन सब का एग्जाम कंडक्ट करेगी, राइट। तो ये अथॉरिटी सेट की जाएगी किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, और जिसमें आपका पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर होगा अच्छे से, जिसमें सारे रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन सारे कुछ आपके दिखाए गए होंगे। The SCERT will develop a स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क, SCERT डेवलप करेगी SQAAF को थ्रू कंसल्टेशन विद ऑल स्टेक होल्डर, सबके सहमति से ये आपकी सेटअप की जाएगी, किसके लिए, स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गई हो और आपको यूज़फुल लगी हो क्लास। और सच में अगर आपको यूज़फुल लगी हो क्लास तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और
चैनल को लाइक कर इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। और फ्रेंड्स, मैं नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, तो हमारा आप अगर नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टेलीग्राम पे टारगेट नेट जेआरएफ विद वी लर्निंग करके आप वहाँ पे सर्च करो और वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए बर्नवाल 012 करके सर्च करो, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। और टेलीग्राम पे हमारा डेली क्विजेस होता है पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स का, तो आप उसके लिए ज़रूर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। बहुत सारी चेंजेस देख ली हमने। So that's all for today's class. Thank you. Keep learning.